मैंने एनालिटिक्स दिखा दिया। Good morning to all of you. I hope my voice is clearly audible, screen is visible, everything is okay. If so, तो we will continue with the session. ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपसे 4 से 5 क्वेश्चंस और उनके बेसिस पे वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट स्टैटिक्स पार्ट कि किस तरीके से चीजों को पूछा जा सकता है। ठीक है, उन पर्सपेक्टिव को जानने के लिए आप एनालिसिस करोगे कि जो करंट अफेयर्स है आपके, यू नीड टू डील विद 2 years एटलीस्ट। ठीक है, यू नीड टू डील विद 2 years करंट अफेयर इन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे की बात करोगे, यू नीड टू कम अक्रॉस 2021, 2022। ठीक है, 22 की बात करेंगे, उसके बाद में आपको बजट के एनालिसिस देखने हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस कुड बी फॉर्म्ड और हाउ यू हैव टू इंटरप्रेट इट। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस कुड बी फॉर्म्ड आउट ऑफ इट। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट डे जो डिस्कस किया गया था, सबसे पहले देख लेते हैं कि कल क्या किन किन चीजों से रिलेटेड आपको डील करने के लिए देखा गया था। सबसे पहले आपने क्या देखा, इकोनॉमिक सर्वे की बात की थी। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे की बात की थी जिसमें न्यू टर्मिनोलॉजी थी कोर इन्फ्लेशन नाम की। ठीक है, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि कोर और हेडलाइन में क्या डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, नंबर 2 आपको देखने के लिए मिली इकोनॉमिक जो ग्रोथ है। ठीक है, उसके पैटर्न किस तरीके से देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, नंबर 3 आपको रियल एंड नॉमिनल के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, किस किस तरीके के आपको नंबर देखने के लिए मिलेंगे नॉमिनल। ठीक है, ये नंबर आपको पता होने चाहिए कि रियल और हाँ हाँ जल्दी, क्लास में हूं मैं। ठीक है, रियल और नॉमिनल की बात करेंगे जिसमें आपको कंसिडर करना है इन्फ्लेशन वाला एस्पेक्ट। ठीक है, नंबर 4 की बात करते हैं, जब नंबर 4 की बात करते हैं तो आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें। अब आपने डील किया एनएसओ के साथ। ठीक है, और किस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिला ग्रोथ में, ये सारे डिस्कशन आपको देखने के लिए मिले। ठीक है, ये सारे डिस्कशंस आपको देखने के लिए मिले लास्ट टॉपिक्स में। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चंस, जो 4-5 क्वेश्चंस आपने देखे, तो ये सारे के सारे आपको करंट अफेयर्स के बेसिस पे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। लेकिन किस तरीके से क्वेश्चंस कुड बी फॉर्म्ड, वी आर मेकिंग एनालिसिस ऑफ दैट पार्ट। ठीक है, वैसे का वैसा सेम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी आपके सर्वेज रहते हैं, ठीक है, उनमें से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये शायद पीवाईक्यू की बात की जा रही है कि सोशल सर्विसेज है जो अकाउंटेड फॉर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है। देखो, जब आप सोशल सर्विसेज की बात करते हो तो व्हाट शुड कम इनटू योर माइंड इज, सबसे पहले तो आप हेल्थ एजुकेशन की तरफ देख लो, सैनिटेशन वगैरह की तरफ देख लो, बेयर नेसेसिटीज की तरफ देख लो। लेकिन कोई भी पार्ट इतना ज्यादा हो सकता है कि आपको पता है सबसे ज्यादा जो मेजर रोल इसमें प्ले करता है वो है इंटरेस्ट पेमेंट ही दे देते हो आप 17-18%। तो ठीक है, सोशल सर्विस का तो इतना नंबर ही नहीं आता, और उसमें मोर देन 50%। यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि यू आर नॉट मेकिंग दैट मच ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन और हेल्थ वाला क्राइटेरिया। आपको पता है ये जो क्राइटेरिया है पेंडेमिक के बाद तो ये बोला गया है कि भाई आपको 5% तक एटलीस्ट हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। ये भी पेंडेमिक के दौरान कि इस सिचुएशन में यू नीड टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑन द हेल्थ सेक्टर। ठीक है, ये पेंडेमिक के बाद बोला गया है, ये ध्यान रखना, पोस्ट पेंडेमिक की बात की जा रही है।
वहीं पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी है सक्सेसिवली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 ईयर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। अगर इंक्रीज होती जा रही है तो ये जो प्रॉब्लमेटिक जो सिनेरियो है, ठीक है, कि भाई हेल्थ सेक्टर में इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, और एजुकेशन सेक्टर में, ये मुद्दे ही नहीं उठेंगे ना अगर कंटिन्यूअसली यही चीजें इंक्रीज होती रहेगी तो। ठीक है, तो ये लास्ट सिनेरियो में आपको नजर आए कि कुछ ना कुछ लास्ट में कुछ गड़बड़ हुई है क्या, ये चीजें आप लास्ट 5 ईयर का अगर कोई भी मुद्दा है, लास्ट 5 ईयर या 10 ईयर्स या 15 ईयर्स, ये सारी चीजें जब आपको बोली जाती है तो वो चीजें जरूर लाइमलाइट में रही होती है। जैसे कि आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कंटिन्यूअसली आपको ग्रेजुअल बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। धीमी पेस है लेकिन वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, धीमी पेस है लेकिन इंक्रीज हो रहा है। तो वो पिक्चर में 50 बार आपको सुनने के लिए मिलेगा कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, ओपन मार्केट ऑपरेशंस बढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, रिजर्व्स वगैरह के बारे में आपको कैटेगरीज पता चलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ सिलसिला होता हुआ नजर नहीं आया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की बात की जा रही है, चाहे ये पुराना हो लेकिन आपको देखने की जरूरत है कि इसमें बोला क्या जा रहा है। इट द इंक्रीजिंग गवर्नमेंट्स हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 5% ऑफ जीडीपी बाय 2024-25 तक ये जीडीपी कितनी इंक्रीज हो जानी चाहिए, 5%, ऐसा बोला तो गया है लेकिन पैंडेमिक के बाद बोला गया है। यहाँ पे 2017 तक पैंडेमिक आ गया था क्या, इस चीज को एनालाइज करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या देखने के लिए मिल रही है, कहीं ना कहीं सारे के सारे स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ठीक है, तो आंसर वुड बी व्हाट, डी वुड बी द आंसर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि भाई 50%, आपने क्या देखा 50% से ज्यादा आपको क्या देखने के लिए मिलता है क्या, सोशल सर्विस। अगर सोशल सर्विस में ही ज्यादा होता तो आप कैसे, मतलब प्रॉब्लम ही नहीं रहती कोई। और एक और चीज बता देती हूँ, इससे मुझे याद आया, ओईसीडी, इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपका हाई एचडीआई की तरफ और बेटर लाइव्स की तरफ ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट आपको, बेटर लाइफ से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड आपको कोई रिपोर्ट्स वगैरह नजर आती है तो आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल सर्विस तो ये चीजें याद आ गई, और इससे रिलेटेड मैंने ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को जब पढ़ाया तब मैंने बताया है। सेकंड बात की जा रही है कि भाई ये कंटिन्यूअसली आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है 5 सालों के लिए। ठीक है, थर्ड की जब आप बात करते हो तो आपको बोला जा रहा है कि भाई 2017 में बोला गया था कि 5% हो जाना चाहिए, अभी के टाइम पे तो ये 3% पड़ा हुआ है। ठीक है, और पोस्ट पेंडेमिक में जरूर बोला गया था कि भाई ये 2025 तक ये चीजें, सिनेरियो टारगेट ये अचीव करना है, लेकिन ये 2017 का स्टेटमेंट डाला गया है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2019 एंड 20, मैं पहले ही बता देती हूँ ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो आप पीरियोडिक लेबर सर्वे की जब बात करते हो, ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की जब बात करते हो तो इसमें से 2019 और 20 क्यों ये चर्चा की गई, क्योंकि पेंडेमिक आया। ठीक है, पेंडेमिक की वजह से आपको क्या देखने के लिए मिला, माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आया था। ठीक है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा सफरिंग्स देखने के लिए मिली। लेकिन आपके पास क्या नहीं था, किस चीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी डेटाबेस। ठीक है, अब ये जो आपको पीएलएफएस की बात करते हैं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने सबसे ज्यादा सफर किया था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने। लेकिन अब इस सेक्टर की तरफ अगर अपन को काम करना है, ठीक है, गिग वर्कर भी याद कर लो, ये टर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिग इकोनॉमी की जब बात करते हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेटाबेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सर्वे को अंडरटेक किया गया इन ऑर्डर टू एनालाइज द फील्ड की इन विच फील्ड इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। ये ध्यान रखना, ठीक है, किस फील्ड में आपका इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, उस चीज को एनालिसिस करने के लिए आपने क्या देखा कि भाई आप डेटा को एनालिसिस कर लेते हैं और फ्रेमवर्क बना लेते हैं।
ठीक है, उस फ्रेमवर्क के बेसिस पे आप क्या करोगे, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा काम रिक्वायर्ड है। यहाँ पे अगर 70% पीपल लाई कर रहे हैं, 90% ज्यादा लाई कर रहे हैं, तो वी दिस एरिया इज नीडेड टू बी मतलब सर्व्ड। समझ में आ गई बात। सर्व की बात करेंगे तो यहाँ पे काम करने की जरूरत है, माइग्रेशन वगैरह हो रहा है तो इसके लिए काम किया जाएगा। अब देखो एक और चीज बता देती हूँ, इससे रिलेटेड मुझे कुछ माइग्रेशन के नाम से याद आया। फिस्कल डेफिशिएंट आपको पता होगा, ठीक है। फिस्कल डेफिशिएंट में आपको 3% बार होती है, किसके लिए, स्टेट्स के लिए। अब वो जो बार है वो कितनी इंक्रीज कर दी गई है, 5% तक इंक्रीज कर दी गई है, ठीक है। उसमें से ये 2% एक्स्ट्रा देखने के लिए मिला, ठीक है। अब ये 2% भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 और 1, ठीक है। ये 1 तो चलो कोई बात नहीं, पेंडेमिक आ गया तो उसकी वजह से आपने डेफिशिएंट को इंक्रीज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो 1 है इसमें से आपको 4 हिस्से के लिए काम करना है। फर्स्ट है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ठीक है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात करनी है। नंबर 2 आपको देखने के लिए मिलता है सैनिटेशन वाला फील्ड, ठीक है। नंबर 3 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम करना है, ठीक है। नंबर 4 डिस्कॉम सेक्टर जो कि लॉस में चल रहा है, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है। ये सारे फील्ड है जहां पे आपको काम करना है, ठीक है। इस 1% को यहाँ 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये मैंने चारों इसलिए बताया क्योंकि इसमें से ये वाला फील्ड है जिससे अपन को मतलब है। माइग्रेशन हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हुई, उनके पास पीडीएस के नाम से जो भी राशन कार्ड थे वो अपने पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है, तो दे माइट हैव सफर्ड अ लॉट ड्यू टू दैट सिचुएशन, ठीक है, ड्यू टू दैट क्राइटेरिया कि भाई हमारे पास तो उस स्टेट का है ही नहीं पीडीएस, ठीक है, या कार्ड पीडीएस का बेनिफिट से नहीं ले सकते। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स अराइज होती हुई आपको नजर आई। उस पॉइंट से आप ये चीज याद रख सकते हैं, फिस्कल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में आप जब देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे को तो ये सिचुएशन आपको नजर आएगी, ठीक है। तो ये पॉइंटर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अब फॉर्मलाइजेशन इसलिए बढ़ाया जा रहा है सो दैट वी कैन मेक कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑन दैट बेसिस वी वुड बी एबल टू रिफाइंड इट, ठीक है। रिफाइंड इट का मतलब चीजों को सही कर सके, टैकल कर सके, क्योंकि ये अब क्या बोला जा रहा है कि सोशल सिक्योरिटीज की डिमांड फुलफिल की जाए इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, एज दिस सेक्टर हैज सफर्ड अ लॉट इन द पेंडेमिक ड्यूरेशन। क्लियर है ये। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला जा रहा है कि रूरल कंट्रीब्यूट मच मोर इन द एक्सपेंशन ऑफ वर्कफोर्स बिटवीन 2018-19 एंड 2019-20 कंपेयर टू दी अर्बन सेक्टर। एक्सपेंशन की, मोर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं वर्कफोर्स, ठीक है, मोर एक्सपेंशन की बात की जा रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंट फॉर मोर देन 70% ऑफ न्यू वर्कर्स, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा है क्या लेबर, न्यू वर्कर्स की भी बात करेंगे, हाँ जी है, ठीक है। थोड़ा सा एनालिसिस भी कर सकते हैं। और 75% जो फीमेल वर्कर्स है, जो जॉइंट सेल्फ एम्प्लॉयड तो है लेकिन अनपेड है फैमिली लेबर के नाम पे, ठीक है। दे आर नॉट बीइंग पेड एज दे आर पार्ट ऑफ देयर फैमिली, तो दे आर नॉट पेड, ठीक है। तो ये बातें सही है क्या, हाँ जी, ये बातें सारी की सारी आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, सही देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट में तो आपको बोल दिया कि मेजॉरिटी एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। रूरल एरियाज में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा क्या, अर्बन से। फर्स्ट में ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड में आपको बोला जा रहा है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में 70% पॉपुलेशन है क्या, हाँ जी हो सकता है, ठीक है। थर्ड में आपको बोला जा रहा है, ठीक है, थर्ड में आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे थर्ड सिनेरियो को देख लेते हैं। 70 अनपेड की बात की जा रही है कि भाई जो फैमिली का पार्ट है विमेन, ठीक है, फीमेल की बात करते हैं, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज अनपेड क्योंकि वो फैमिली फोर्स का पार्ट है। आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी काम होता हुआ नजर आएगा, जो भी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट नजर आएगी, उसमें सिंस यू आर द पार्ट ऑफ योर फैमिली, ठीक है, तो यू विल बी अनपेड फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। तो ये तीनों चीजें सही है क्या, हाँ जी, ये तीनों चीजें आपको सही देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं ये अच्छे से बता दूंगी कि लिखा क्या है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एमपीसी। देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये एमपीसी के बारे में बताना चाहूंगी। जब भी आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखते हैं तो आपका फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए, प्राइस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इज टू स्टेबलाइज द प्राइसेस,
ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी की बात करते हो, ये आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम देखते हुए नजर आते हो। ठीक है। नंबर 2, मॉनेटरी पॉलिसीज का मतलब होता है किससे रिलेटेड है, आपका मनी से। ठीक है, और मनी को कंट्रोल कौन करता है, वो करता है बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम। अब बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेशन का काम कौन करता है, आरबीआई, है ना। और आरबीआई किसके थ्रू मैनेज किया जाता है, आरबीआई की जो गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क आपको तैयार होते हुए जो नजर आते हैं वो किसके थ्रू होते हुए नजर आते हैं, वो है आरबीआई एक्ट। ठीक है, कौन सा एक्ट, 1935। यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस नहीं होती है, ये ध्यान रख लेना। जो भी आप प्रोसीजर, जो भी फ्रेमवर्क, जिस भी डायरेक्शन में इफ यू आर मूविंग, ठीक है, जिस जिस बेसिस पे भी आप सर्व कर रहे होते हो, वो किस बेसिस पे सर्व करते हो कि भाई 1934 आरबीआई एक्ट में क्या लिखा है, उसके बेसिस पे वी हैव टू गो ऑन। ठीक है, फिर उसके बाद में आप प्राइस स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो तो आपके दिमाग में पिक्चर में आना चाहिए कि भाई इन्फ्लेशन की चर्चा हो रही है जो कि आज के टाइम पे 7+ चली गई है। ठीक है, और आपका जो मुद्दा है, आपका जो टारगेट है वो कितना था, आपका जो टारगेट था वो था 4+-2। ठीक है, कितना था, 4+-2 की बात करते हो। और 4+-2 क्या होता है, सबसे पहले 4-2 करो। ठीक है, लैग चला गया, 4+2 करो, 4-2 किया तो आपका 2 निकल के आ जाता है, और 4+2 किया तो 6 नजर आता है। तो आपका इन दोनों के बीच में गैप होगा, 2 या 6 के बीच में आपकी इन्फ्लेशन क्या होनी चाहिए, अटक के रह जानी चाहिए। 2 से नीचे गई तो भी आपने टारगेट को फुलफिल नहीं किया है, 6 से ऊपर गई तो भी आप टारगेट को अचीव करने में फेल हो जाते हो। ठीक है, 2% जितनी तो मार्जिन रहनी चाहिए इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फार्मर्स वगैरह। उस साइड से अगर आप बात करोगे, सप्लायर साइड से अगर आप बात करोगे, तो आपको देखने के लिए मिलता है सप्लायर साइड को कम से कम इतना तो प्रॉफिट और मार्जिन निकाल के ही रखना है। ठीक है, और 6% से ऊपर जाओगे तो आपको पता है कि कस्टमर्स जो डिमांड साइड अपन देखेंगे तो यहाँ पे इतना ज्यादा अगर इन्फ्लेशन होगा तो दे माइट सफर। ठीक है, और वैल्यूएशन ऑफ योर करेंसी विल गो डाउन। तो ये आपको पर्टिकुलर स्टेबिलिटी की बात पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलता है कि इसको जो चेयरपर्सन कौन होता है, ठीक है, इसका चेयरपर्सन कौन देखने के लिए मिलता है, वो देखने को, ठीक है, वो है आपके गवर्नर जी। अब गवर्नर कैसे, गवर्नर मतलब आप अनुमान कैसे, हाउ कैन यू मेक द एस्टिमेशन की चेयरपर्सन जो है वो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है, आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी, बैंकिंग, आरबीआई, तो ये चेयरपर्सन इनसे रिलेटेड ही होंगे। और वोट ये तभी देते हैं जब चीजें जो है अगर टाई हो रही है तो। ठीक है, टाई हो रही है, और आपको देखने के लिए मिलता है कि कोरम साइज इसका 4 देखने के लिए मिलेगा। इट इज स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अंडर आरबीआई इंडिया, आरबीआई एक्ट 1934 फॉर मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी। हाँ जी, यही बात की थी कि भाई प्राइस स्टेबिलिटी का फॉरमोस्ट एम होता है, और किसके अंतर्गत ये चीजें देखने के लिए मिलती है, दिस इज कमिंग अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आप बात करते हो गवर्नर ऑफ आरबीआई इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब जो गवर्नर है, किसका गवर्नर है, आरबीआई का जो गवर्नर है वो ऑटोमेटिकली कुड बी सर्व्ड एज द एमपीसी के चेयरपर्सन। ठीक है, चेयरमैन बोल सकते हो आप इस कमेटी का। अब नेक्स्ट आपके सामने लिखा है कि आरबीआई अपॉइंटेड कमेटी लेड बाय सी रंगराजन इन 2014 रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एमपीसी। ठीक है, एमपीसी की बात की जा रही है, कहने का मतलब क्या है कि एमपीसी होना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन सी रंगराजन ने दिया था 2014 में। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि आरबीआई की कमेटी जो है अपॉइंटेड, ठीक है, उस टाइम सी रंगराजन थे क्या, उस टाइम थे कौन? अगर आपको वो पता है कि उर्जित पटेल जी थे तो आप अपने आप क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो है कमेटी का रिकमेंडेशन सी रंगराजन ने ना देकर ये उर्जित पटेल ने दिया था। तो आप क्या बोल सकते हो कि थर्ड स्टेटमेंट तो गलत बोल रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या होगा, वो एकदम सही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। क्लियर?
फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ही आप किसी सेक्टर का नाम सुन लेते हो, जैसे एमएसएमई की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है और आज के टाइम पे वी आर डूइंग हार्ड टू मेक दिस सेक्टर प्रॉस्परस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब एमएसएमई की सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है ये सेक्टर, सबसे पहले तो ये देखिए, एक तो यहाँ पे माइक्रो स्मॉल माइक्रो की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल की बात करते हैं, ये मीडियम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एंटरप्राइजेस की बात करते हैं। तो ये जो चार आपको वर्ड्स देखने के लिए मिल रहे हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो फंडिंग है आपकी वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, कम होती है, मतलब यहां पे आपको लेबर इंटेंसिव सेक्टर देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली अगर आप बात करो स्मॉल की, और स्पेशली आप बात करो मतलब स्मॉल और माइक्रो दोनों हो गए ना, उल्टा लिख दिया, समझ लेना। ठीक है, तो जहां पे लेबर इंटेंसिव मतलब आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये एम्प्लॉयमेंट ऑब्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ना सिर्फ ये एम्प्लॉयमेंट के लिए, जबकि आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा दिस इज कंट्रीब्यूटिंग अ मेजर रोल इन एक्सपोर्ट। तो आप किसके इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, ये ग्लोबल सिनेरियो के बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस देखो इस सेक्टर की, फिर इसमें जीडीपी में अच्छा खासा ये कंट्रीब्यूट करके रखता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, जीडीपी हो गया, ये तीन चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंस क्रिएट करके देती है। मतलब ये सेक्टर तो है इंपॉर्टेंट, इसके लिए काम तो करना पड़ेगा। ऊपर से यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जितनी ज्यादा लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ज्यादा इक्वालिटी। ठीक है, उतना ज्यादा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इक्वालिटी देखने के लिए मिलेगा। जितना बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा इक्वालिटी, दैट कैन लीड टू डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये एमएसएमई का इंपॉर्टेंट रोल तो देख लिया। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो रिकमेंडेशंस है, ठीक है, इस सेक्टर से रिलेटेड वो किसने दी थी, उसके नाम से आपको याद होना चाहिए, यू एमएसएमई सेक्टर के नाम से आपको याद आना चाहिए, यूके सिन्हा जी। ठीक है, कमिटी का नाम भी पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि क्या बात हो रही है। ठीक है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सबसे पहले तो देखो कोई फॉल्स ओनली और नॉट टर्म तो नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम वाज स्पेशल मेजर फॉर द एमएसएमई इन वेक ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है, तो ये क्या फेवरेबल है क्या किसके नजर में, एमएसएमई सेक्टर की नजर में, कि भाई अगर इमरजेंसी क्रेडिट की जरूरत है इस टाइम पे, ठीक है, तो क्या फुलफिलमेंट होगा, ठीक है, उस क्राइटेरिया का। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमई सेक्टर जो इज सेटअप बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। देखो इसमें ही गड़बड़ है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे गड़बड़ है कि इंडस्ट्री की बात की जा रही है और इंटरनल ट्रेड की बात की जा रही है। तो सबसे पहले ये देखो कि इसकी खुद की मिनिस्ट्री नहीं है क्या, जो यहाँ पे इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड का आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हो द रेजिंग एक्सेलरेटिंग एमएसएमई। देखो यहां पे आपको रैंप जो पोर्टल है, ठीक है, जो रैंप प्रोग्राम जो देखने के लिए मिल रहा है, तो रैंप प्रोग्राम नाम आते ही यू जस्ट हैव टू, ओह शिट, म्यूट था, बोलो। म्यूट था कब से, बोलो बोलो, कितने अब वापस दूंगी। कितने देर से स्टार्ट किया, 25 मिनट हो गए, शुरू से म्यूट था। करती हूँ, देखते हैं। स्पोर्ट्स सर्वे,
अभी म्यूट है। ठीक है। सुनो नहीं, हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आई होप आई एम ऑडिबल क्लियरली नाउ। तो रैंप प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम पार्शियली फंडेड बाय दी वर्ल्ड बैंक। देखो मैंने सेशन लिया था करंट अफेयर सेशन जो है, सेशन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जब भी मैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के नाम से आपको देखने के लिए मिलेगा, 9th या 10th नंबर का होगा जहां पे मैंने ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का बताया है। उसमें आपको क्या देखना है कि भाई उस इंस्टीट्यूशन में आपको नजर आएगा कि भाई आईएमएफ का जब मैं जिक्र करती हूँ, ठीक है, तो आपको स्टेबिलिटी देखना है। किसका स्टेबिलिटी देखना है? शॉर्ट रन का, ठीक है, कि भाई बीओपी में किसी भी कंट्री में स्टेबिलिटी है क्या, तब तो मैं उसको लैंड करूं पैसा, ठीक है। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट वर्ल्ड बैंक, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि यू हैव टू स्टैब्लिश द डेवलपमेंटल क्राइटेरिया। इसका जो फॉरमोस्ट एम रहता है वो क्या रहता है? डेवलपमेंट का दूसरा नाम है इंक्लूसिविटी, सबका साथ सबका विकास। कल वाला लेक्चर में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो एमएसएमई सेक्टर, जैसे ही मैंने आपको बताया है एमएसएमई सेक्टर का, तो वहां पे आपको समझ में आया होगा कि एमएसएमई सेक्टर इस्टेब्लिशिंग द क्राइटेरिया ऑफ इक्वालिटी, और इक्वालिटी से आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इकोनॉमी का वो अच्छा खासा हो रहा है, सबके हाथ में इनकम जा रही है, कम ही सही लेकिन इनकम जा रही है। तो इंक्लूसिविटी आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, इंक्लूसिविटी देखने के लिए मिल रही है। तो डब्ल्यूबी इसमें काम कर सकता है क्या? ये थोड़े से इस तरीके से आप अजम्पशन लगा सकते हो छोटे मोटे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिला कि रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग द एमएसएमई सेक्टर इज अ सेंट्रल स्कीम, लेकिन पार्शियली यहाँ पे फंड हो रहा है डब्ल्यूबी, और डब्ल्यूबी हेल्प कर रहा है, वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है इस क्राइटेरिया में। तो आप थोड़ा सा अजम्पशन तो लगा सकते हैं, इवन इफ यू आर नॉट दैट अवेयर अबाउट दिस स्टेटमेंट, बट यू कैन मेक अजम्पशन ऑन इट कि क्या सच में डब्ल्यूबी कर सकता है क्या, अगर ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगर इसकी जगह ओईसीडी लिखा होता और यहाँ पे कोई डेवलपमेंटल क्राइटेरिया होता, मतलब एचडीआई की रेफरेंस की बात करते हैं या किसी की भी बात करते हैं, तो आप क्या अज्यूम करते हैं कि यार नहीं हो सकता क्योंकि एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है ये, ठीक है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड होता तो सोच भी सकते थे ओईसीडी का, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन जस्ट पुट योर इन्फ्लुएंसेस ऑन इट, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या देखा वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि भाई इमरजेंसी के टाइम पे अगर मुझे पैसा चाहिएगा एमएसएमई सेक्टर को एक्सेलरेट करने के लिए, तो वुड आई बी एबल टू गेट इट इन द पेंडेमिक सिनेरियो? यस, यू कैन गेट इट, ठीक है। नंबर 2 है कि ये इसकी कोई अलग से मिनिस्ट्री नहीं है क्या जो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। सबसे पहले बात तो है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा फील्ड है, ब्रॉडर आउटले की आप बात कर रहे हो, ठीक है। थर्ड की है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम पार्शियली फंडेड बाय दी डब्ल्यूबी। अभी अभी मैंने इसका रीजन बताया है, तो यू कैन जस्ट मेक अज्यूम, और उन दोनों का आपको अजम्पशन देखने के लिए मिलता है क्या? तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई काम करते हुए आपको नजर आएगी। सी इज द करेक्ट आंसर। सी कौन सा है? फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट। हाँ जी, डब्ल्यूबी आपको पिक्चर में आता हुआ नजर भी आता है, और जो फर्स्ट है वो भी आपका सही है, क्रेडिट आपको अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। अब इसमें आप बात करोगे कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट for micro and small enterprises, it is jointly set by the Ministry of Micro, Small or Medium Enterprises, Government of India and Small Industries Development Bank of India to catalyze the flow of institutional credit to micro small enterprises। मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पिक्चर में आते हुए कौन नजर आ रही है? आप ये देखो ना, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट उनको प्रोवाइड करवाए जा सके इजीली,
ठीक है, इजीली उनको क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जा सके। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट इज डिजिटल फॉर्म ऑफ कंट्रीज फिएट करेंसी। सबसे पहले तो आपको समझने का मतलब है कि भाई फिएट करेंसी क्या होता है, कि भाई अगर अपन को चाहिए ट्रेडिशनल फॉर्म में तो एक्सचेंज का मीडियम आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, दिस इज अ ट्रेडिशनल काइंड ऑफ करेंसी। नंबर 2 पे इसकी डिटेल में बात करेंगे। नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज सीबीडीसी। सबसे पहले देख ले सेंट्रल बैंक फॉर दी डिजिटल करेंसी अभी तक है नहीं क्या। ठीक है, स्पेसिफिकली डिजिटल करेंसी के लिए सेंट्रल बैंक होने का मतलब क्या है कि रेगुलेशन होना जरूरी है किसके ऊपर, डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो करेंसीज के बाद में बहुत सारी चीजें लाइमलाइट में आ रही है। ठीक है, वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स रूल कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई रेगुलेशन क्राइटेरिया है नहीं है। लेकिन इन केस, ठीक है, यहाँ पे आपको डिजिटल करेंसी देखने के लिए मिलती है, अपनी कंट्री में देखने के लिए मिलती है, जो कि सेंट्रल बैंक वहां पे क्या कर रहा है, पिक्चर में आ रहा है, मींस दैट इज मेकिंग इंपॉर्टेंट रोल, रेगुलेट हो रही है चीजें। और जहां पे रेगुलेशन के अंडर चीजें देखने के लिए मिलती है तो वहां पे सिक्योरिटी होता है, और सिक्योरिटी होता है वहां पे यू कैन मेक मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, स्टिमुलस मिल जाता है कि हाँ आवर मनी इज सेफ। तो अब देखते हैं, पिक्चर में आते हैं कि क्या क्या बातें हो रही है। फिएट मनी इट्स अ काइंड ऑफ क्लेम ऑन सेंट्रल बैंक इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द करेंसी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्चुअल करेंसी है, प्रिंट में जो पैसा वैसा लगता था उसकी जगह ये वर्चुअल करेंसी यू कैन टेक इट एज। लेकिन यहाँ पे फायदा ये है कि सिक्योरिटी मिल रहा है किसके नाम पे, रेगुलेशन के नाम पे। और क्या इसको आप क्लेम की तरह ले सकते हैं? हाँ जी ले सकते हैं, साफ साफ बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉनिकल कॉइन्स की तरह और अकाउंट्स की तरह बैक मिल रहा है गवर्नमेंट का। ठीक है, मतलब एक्सचेंज मीडियम हो गया आपके लिए। तो ये फिएट करेंसी की तरह कंसिडरेशन में लिया जा सकता है। गिव्स द होल्डर अ डायरेक्ट क्लेम ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चीजें इशू की गई है। ठीक है, तो ये क्लेम कर सकते हैं डायरेक्टली। आप जब नोट दिखाते हो, अपना इशू की हुई करेंसी दिखाते हो, तो वहां पे आपका क्या क्लेम होता है, दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय ओनली गवर्नर ऑफ आरबीआई ओनली। किसी भी नोट करेंसी वगैरह पे साइन होने का ही होता है ना, तो क्लेम किसका हुआ, सेंट्रल बैंक का। तो वही वैसे ही इसके ऊपर भी क्लेम किया जा सकता है सेंट्रल बैंक के बिहाफ से, और बिजनेसेस वगैरह को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो फिएट करेंसी वाला तो अजम्पशन एकदम सही था, लेकिन वो बिल्कुल गलत बात है कि अभी तक किसी भी कंट्री में ये पिक्चर में नहीं आई है। ठीक है, बहामास की बात कर रहे हैं, सेंट डॉलर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे काफी कंट्रीज है आपको देखने के लिए मिलेगी। 8 of 9 कंट्रीज आर लोकेटेड इन द कैरिबियन। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर में देखने के लिए मिल रहा है कि ऑलरेडी जिनके पास सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उनमें 9 कंट्रीज में है, जिनमें से एक जो है कैरिबियन में आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिला, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है फिएट करेंसी की तरह कंसिडरेशन में ले सकते हो क्या डिजिटल फॉर्म में, हाँ जी ले सकते हैं। और आप अनुमान भी कैसे लगा सकते हो कि इसको रेगुलेशन का काम अगर सेंट्रल बैंक कर रहा है, ठीक है, तो मतलब रेगुलेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योर है चीजें। ठीक है, इफ आई एम मेकिंग इन्वेस्टमेंट दैट इज सेफ। ठीक है, सेकंड है कि इस ऐसी चीजों का नो ओनली वाली चीजों से थोड़ा सा बिवेयर रहने की जरूरत है। तो यहाँ पे कंट्रीज है भाई। ठीक है, तो फर्स्ट ही आपको देखने के लिए मिलेगा सही जो है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो भी 4-5 क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको देखने के लिए मिले उसके बारे में थोड़ा सा ग्लेंस ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पे सोशल सर्विसेज के बारे में पढ़ा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको हेल्थ में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, एजुकेशन में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या वो 50% से ज्यादा है, और 50% से ज्यादा हो ना वो चीजें लाइमलाइट में होती है, हमेशा याद रखना। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा दिमाग में रहता है, सर्विस सेक्टर हमेशा दिमाग में रहता है, एज इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर देन 50% इन जीडीपी। तो ये ऐसी चीजें लाइमलाइट में रहती है। तो ये सोशल एक्सपेंडिचर अगर इतना ज्यादा होता तो वो भी लाइमलाइट में, और यू वुड बी अवेयर अबाउट दैट पर्सपेक्टिव। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन किया।
ठीक है, डिकेड में किस तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा है। फिर आपने रूरल इकोनॉमी और अर्बन इकोनॉमी की बात की, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना किसका पार्टिसिपेशन है उसकी बात की, फीमेल्स का क्या रोल है उसकी बात की। फिर उसके बाद में आप देखोगे फिजिकल डेवलपमेंट में मैंने थोड़ा सा आपको बताया, एमपीसी की बात की। एमपीसी में आपने देखा कि चेयरपर्सन कौन होता है, रेगुलेशन कैसे होती है, किस कमेटी ने बात की थी, ठीक है, किस कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन की बात की गई थी। फिर उसके बाद में आप बात करते हो एमएसएमई सेक्टर की। व्हेन यू डू टॉक अबाउट एमएसएमई सेक्टर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यूके सिन्हा आपको पिक्चर में आते हुए नजर आने चाहिए। और यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि इमरजेंसी के टाइम पे मुझे क्रेडिट गारंटी मिल जाएगी, हाँ जी मिल जाएगी, लेकिन इसकी मिनिस्ट्री जिसने ये चीज को मतलब अकोमोडेट किया है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। फिर इसमें रैंप प्रोग्राम को याद कर लेना, ठीक है, रैंप को याद कर लेना, रेजिंग एक्सेलरेटेड एमएसएमई परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसको एक्यूमुलेट करना है। अब ये चीज इक्वालिटी लीड कर रही है, इक्वालिटी लीड कर रही है, तो डब्ल्यूपी पिक्चर में आ सकता है क्या, हाँ जी आ सकता है, 1 और 3 इसका सही स्टेटमेंट है। अब सीबी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की जब बात करते हैं तो फिएट करेंसी की तरह यूज कर सकते हैं क्या, हाँ जी कर सकते हैं। नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज अडॉप्टेड फॉर दिस पॉइंट, तो ये चीज नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखना। तो ये सेकंड तो देखने से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एनालिटिकल भी ये रॉन्ग है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। तो ए वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और इसमें किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो यू कैन पुट दोज कमेंट्स, पुट दोज क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में जो भी अपना अपकमिंग सेशन लाइव रहेगा उसमें डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।